इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। रूमाल यानी A4 साइज के कागज के बराबर का या इससे थोड़ा बड़ा या छोटा कपड़े का टुकड़ा, जिसे लोग जेब या पर्स में व्यक्तिगत स्वच्छता के उद्देश्य से रखना पसंद करते हैं। लेकिन जरा रुकिए, रुमाल हमेशा से नाक या मुंह हाथ पोंछने का कपड़ा भर नहीं रहा। इस छोटे से रुमाल का इतना धमकदार अतीत है कि जानकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रुमाल का इतिहास कब से शुरू होता है, इसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रुमाल पहली शताब्दी की रोम सभ्यता में खूब लोकप्रिय था, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक यह बाद में अस्तित्व में आया। लेकिन रोमन इतिहास से इसे जोड़कर देखने वालों का बहुमत है और ऐतिहासिक अनुमान भी ऐसे ही है, इसलिए हम भी यही मानेंगे। चूंकि रुमाल रोमन सभ्यता का एक वैभवशाली प्रतीक था, इसलिए जब रोम की सभ्यता का पतन हुआ तो एक तरह से रुमाल के चलन का भी पतन हो गया। बहरहाल, जिन दिनों रुमाल रोमन सभ्यता में स्टेटस सिंबल बना हुआ था, उन दिनों इसके जलवे ही कुछ और थे। तब रुमाल का इस्तेमाल आज की तरह पसीना, नाक या चेहरे की धूल मिट्टी पोंछने के लिए नहीं होता था। उन दिनों बड़े लोगों में हाथ में रत्न जड़ित रुमाल लेकर चलने को अपनी शान समझा जाता था। अगर इतिहास को विहंगम दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि मध्ययुगीन सभ्यता में रुमाल का चलन नहीं था। खैर, जिस तरह का रुमाल हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, उसका चलन 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। हालांकि फ्रांस वाले इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि रुमाल पहले हमारे यहाँ चला, इसलिए रुमाल के लिए अंग्रेजी के हैंडकरचीफ शब्द से पहले फ्रेंच भाषा के केरकिफ शब्द मौजूद है और पहले रुमाल के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता था। दरअसल केरकिफ या कुछ लोग इसका अनुवाद कौरिर करते हैं, जिसका मतलब होता है टू कवर यानी ढकना। बाद में इसमें जुड़े चीफ शब्द का मतलब है हेड यानी सिर। कहने का मतलब, फ्रांस और इंग्लैंड में रुमाल का एक जमाने में अर्थ सिर ढकने वाला कपड़ा भी रहा है। लेकिन प्राचीन ग्रीस और रोम में रुमाल का वैसा ही इस्तेमाल होता था जैसा हम इसका आज इस्तेमाल करते हैं। फर्क बस इतना था कि उन दिनों इससे चेहरे की साफ सफाई नहीं करते थे, लेकिन इसका आकार प्रकार कुछ ऐसा ही था जैसा आज है। जहां तक उस जमाने में रुमाल के बहुत महंगे होने का सवाल था, तो इसकी वजह इसमें कई तरह के रत्नों और कसीदाकारी के श्रमबल को जोड़ दिया जाना था।
जहां तक भारत में रुमाल के अस्तित्व और इसके इतिहास की कहानी है, तो यह तो सबसे ही अलग है। भारत में रुमाल का रिश्ता न सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक कला से है, जिसे चंबा रुमाल कला कहते हैं, बल्कि इसका रिश्ता भारत में लड़े गए आजादी के आंदोलन से भी है। हिंदुस्तान 17वीं सदी में चंबा का रुमाल बहुत मशहूर था। यह रुमाल दरअसल अपनी अद्भुत कसीदाकारी के लिए जाना जाता था। मौजूदा रुमालों से थोड़े बड़े आकार के इन चंबा रुमालों में कमाल की कारीगरी की जाती थी। आमतौर पर ये मलमल, सिल्क या कॉटन के चौकोर आकार वाले होते थे। इनमें राधा कृष्ण के चित्र, रास लीलाओं के प्रसंग चित्र और कुछ में तो महाभारत के बड़े बड़े युद्ध प्रसंग बड़ी नफासत से कसीदाकारी के जरिए उकेर दिए जाते थे। यह सुनकर हो सकता है आपको हैरानी हो, लेकिन उस जमाने में चंबा रुमाल के कारीगरों की इज्जत आज के बड़े इंजीनियरों जैसी ही थी। यही नहीं, उन कारीगरों में कई ऐसे मुख्य कारीगर होते थे जिन्हें कल्हड़ की महान कृति गीत गोविंद पूरी की पूरी याद होती थी, क्योंकि गीत गोविंद को आधार बनाकर ही चंबा रुमाल में ज्यादातर चित्र काढ़े जाते थे। अब जरा थोड़ी कहानी भारत की आजादी के उस इतिहास की भी सुन लीजिए, जिसका रिश्ता रेशमी रुमाल से है। उत्तर प्रदेश के मशहूर दारुल उलूम देवबंद में एक छात्र थे, नाम था मौलाना महमूदुल हसन। इन्होंने ही रेशमी रुमाल तहरीक चलाकर आजादी की लड़ाई को नई धार दी थी। वास्तव में इस रेशमी रुमाल में फिरंगियों की नजर बचाकर आजादी की लड़ाई की तमाम गुप्त योजनाओं का ब्यौरा लिखा जाता था, जिन्हें रेशमी रुमाल आंदोलनकारी क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया करते थे। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के अग्रिम मोर्चे में रहे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का विशेष रिश्ता भी रुमाल से है। हालांकि ये दोनों भी रुमाल का वही इस्तेमाल करते थे, रुमाल का जो इस्तेमाल आज होता है। गांधी जी के पास हमेशा रुमाल होता था। चूंकि एक समय के बाद गांधी जी सिर्फ धोती पहनते थे, इसलिए वह रुमाल को हमेशा अपनी कमर में खोस कर रखते थे। गांधी जी दिन भर इस रुमाल से अपने मुंह की सफाई किया करते थे। गांधी जी से उलट नेहरू जी रुमाल हमेशा अपनी कोट की ऊपरी जेब में रखते थे। जब वह कुर्ता पजामा पहनते तो रुमाल को कुर्ते की जेब में रखते थे। गांधी जी की धोती की तरह उनकी रुमाल भी हमेशा खादी की होती थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में एक जेबी रुमाल यानी पॉकेट स्क्वायर का भी खूब चलन रहा। वास्तव में कमीज या कोट में इसे खूबसूरती से फोल्ड किया जाता था। उस जमाने में जब तक लोग नीले और काले कोट की ऊपरी जेब में लाल रुमाल न टांक लेते, तब तक उनकी शोभा नहीं बनती थी। लेकिन आइए फिर से रुमाल के शुरुआती इतिहास की तरफ लौटते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में रुमाल का इस्तेमाल धनी लोग ही करते थे। इंग्लैंड के धनाढ्य वर्ग के कुलीन पुरुष हमेशा हाथ में रुमाल रखकर चलना पसंद करते थे। इंग्लैंड के बादशाह हेनरी अष्टम रेशमी कपड़ों में स्वर्ण जड़ित बेल बूटों वाले रुमाल का प्रयोग करते थे। रुमाल की भेंट देने को उन दिनों मूल्यवान भेंट माना जाता था। 1556 में रानी मेरी ट्यूडर को एडवर्ड षष्ठम की नर्स श्रीमती पेन ने 6 बेशकीमती रुमालों की भेंट दी थी, जो कि स्वर्ण जड़ित रेशम के रुमाल थे। 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी के मध्य तक
आते आते रुमाल मानवीय परिधान का आवश्यक हिस्सा हो गया। उस समय रुमाल की लंबाई चौड़ाई 3 या 4 इंच होती थी और स्नेह के प्रतीक चिन्ह के बतौर लोग रुमाल भेंट में दिया करते थे। इसी वजह से उन दिनों लिखे गए नाटकों में भी रुमाल भेंट देने के विशिष्ट उल्लेख हैं, खासकर शेक्सपियर के नाटकों में। उनके एक प्रसिद्ध नाटक ओथेलो में नायक ओथेलो अपनी पत्नी डेस्डेमोना को प्रेम की भेंट स्वरूप रुमाल भेंट करता है। हालांकि बाद में यही रुमाल उन दोनों की मौत का कारण बन जाता है। इसलिए यह भी अंधविश्वास प्रचलित है कि रुमाल भेंट में नहीं देना चाहिए। इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम के युग में रुमालों की मांग इतनी बढ़ गई कि जब चार्ल्स द्वितीय सत्ता में आए तो उन्होंने कानून द्वारा रुमालों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। दिसंबर 1672 में एक आर नाम का रुमाल गुम हो गया था, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट की गई थी और इसकी चर्चा लंदन गैजेट में हुई थी। इससे प्रमाणित हो जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक रुमाल को मूल्यवान धरोहर समझा जाने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रुमाल सज्जा के रूप में भी उपयोग में आने लगा और कोट की जेब के ऊपर रुमाल का प्रदर्शन शुरू हुआ। आज तो नाम व उपनामों वाले तरह तरह के रुमाल बाजार में उपलब्ध है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।